नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं 3.5 घंटे नॉवल का तीसरा पार्ट। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप पहले सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 3.5 घंटे नॉवल का तीसरा पार्ट। अब एक अंतिम सवाल, आईजी ने पूछा। आप ये कागज देख चुकी हैं, इस वक्त भी देख रही हैं। क्या आप इस पर बनी पहेली को हल कर सकती हैं? फिलहाल नहीं कर पाई हूं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी एक फोटोस्टेट कॉपी कराकर मेरे पास भिजवा दीजिएगा। आईजी साहब विभा को देखते ही रह गए। विभा बोली, आप ये सोचकर हैरान है ना कि एक ऐसी पत्नी जिसके पति की मृत्यु कुछ देर पहले हुई है, लाश अभी तक उसी के कमरे में पड़ी है, आपको बयान देने के लिए तैयार कैसे हो गई, बल्कि बयान से आगे भी बातें कैसे कर रही है? जवाब एक ही है आईजी अंकल, ये इतनी सब बातें करने की ताकत उन्होंने ही दी है। उस कमरे में उनकी पड़ी लाश ने, उसी ने चीख चीख कर मुझसे कहा है कि विभा, तुझे साधारण पत्नी की तरह सिर्फ रो बिलक कर या हत्यारे को गालियां देकर ही संतोष नहीं कर लेना है। तुझे हत्यारे को तलाश करना है, उसे सजा देनी है। बस उनकी लाश की उसी चीख ने मुझे ताकत दी है आईजी साहब। आईजी साहब के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। चाहकर भी वे अपने मुंह से कोई शब्द ना निकाल सके। विभा की आंखों से आंखें तक ना मिला सके थे वे। बात तब की है जब पुलिस कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारियां हो रही थी। स्त्रियों के बीच में विभा गुमसुम सी बैठी थी। किसी बुजुर्ग महिला ने उस बेचारी को सफेद ब्लाउज और बेदाग सफेद साड़ी पहना दी थी, विधवाओं वाला लिबास। विभा को उस रूप में देखकर मेरा दिल दहाड़े मार मार कर रो पड़ने के लिए मचल उठा। मेरे दांत और मुट्ठियां भिज गए, रोंगटे खड़े हो गए। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मैं अपनी आंखों को छलक पड़ने से ना रोक सका। अचानक ही हॉल में मौजूद लोगों के मुंह से दबी दबी सी चित्कारें निकल गई। पोस्टमार्टम विभाग के 2 व्यक्ति शव को स्ट्रेचर पर लिए हॉल से गुजरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। अनायास ही मेरी दृष्टि विभा पर जा पड़ी। उसके संगमरमरी चेहरे पर दुख, दर्द या वेदना का कोई भाव नहीं था। पत्थर की पवित्र मूर्ति सी सपाट मुखड़े वाली विभा एकटक स्ट्रेचर की तरफ देख रही थी। एकाएक मैं उस वक्त चौंक पड़ा जब वो झटके के साथ उठ खड़ी हुई। उसके इर्द गिर्द बैठी मधु सहित अन्य स्त्रियां भी चौंकी। ठहरो! पत्थर की प्रतिभा के मुंह से एकाएक आवाज निकली। सभी उछल पड़े। एक झटके से समाप्त निगाहें उस पर स्थिर हो गई। स्ट्रेचर ले जाने वाले कर्मचारी भी दरवाजे के समीप ठिठक गए थे। विभा ने अगला आदेश दिया, स्ट्रेचर को वहीं रख दो। तुरंत फर्श पर रख दिया गया। एक झटके से उसने लाश के ऊपर से चादर खींच ली। अनेक चीखें उबल पड़ी, परंतु उनमें विभा की चीख शामिल नहीं थी। वो तो पागलों की तरह अनूप की जेबें टटोल रही थी। कोई नहीं समझ सका कि वो क्या तलाश कर रही है। जानना सभी चाहते थे, किंतु सवाल करने का साहस तक किसी में नहीं था। जेबों की तलाशी में इच्छित वस्तु नहीं मिली थी। एकाएक ही वो घूमी और गुर्राते से स्वर में आईजी साहब से बोली, क्या आप में से किसी ने इनकी तलाशी ली है? नहीं। मैंने आईजी साहब की आवाज को भी कांपते महसूस किया। ओह! विभा के मुंह से एकमात्र यही शब्द निकला और साथ ही उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। परेशानी पर सोचने की प्रतीक ढेर सारी लकीरें उभर आई थी। मगर आप मिस्टर अनूप की जेबों में क्या तलाश कर रही थी? आईजी ने वो प्रश्न पूछा जो मेरे विचार से उस वक्त सभी के दिमाग में चकरा रहा था। सॉरी, वो मेरी एक पर्सनल चीज है जिसके बारे में मैं किसी को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी उस वस्तु का हत्यारे से कोई संबंध नहीं है। फिर भी आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं। विभा ने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि उसके बाद स्वयं आईजी भी उससे कोई सवाल करने का साहस नहीं कर सके। शायद मेरी तरह इस वक्त भी सब यही सोच रहे थे कि विभा ने लाश की जेबों में क्या तलाश करना चाहा था। उस वक्त केवल मैं ही नहीं बल्कि हॉल में मौजूद सभी व्यक्ति चकित एवं अवाक से रह गए जब स्ट्रेचर सहित पुलिस दल के बाहर जाते ही विभा बड़ी तेजी से मेरे नजदीक आई और बोली, मेरे पीछे उस कमरे में आओ वेद। मैं सक पकासा गया, जबकि वो एक क्षण के लिए मेरे पास बिना ठिठके आगे बढ़ गई। उसका रुख उस कमरे की तरफ था जिसमें उसने आईजी साहब से बातें की थी।
कई पल तक तो मैं हक्का बक्का सा खड़ा रहा। दिमाग को झटका सा लगा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा उसके पीछे लपक पड़ा। इस वक्त वो मुझे उसी मूड में नजर आ रही थी जो कॉलेज में छात्र की हत्या की तफ्तीश करते वक्त थी। उसके पीछे लपकता हुआ सा मैं कमरे में पहुंचा। उसने घूमकर कहा, दरवाजा अंदर से लॉक कर दो वेद। मैं जैसे विभा के हुक्म का गुलाम था। दरवाजा लॉक करके घूमने पर मैंने उसे अपनी ओर ही देखते पाया। विधवा विभा को अकेले में अपने इतने नजदीक पाकर मैं अपनी भावनाओं को काबू में ना रख सका। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भरती चली गई। क्या तुम जानते हो वेद कि मैंने तुम्हें इस कमरे में क्यों बुलाया है? मैं चाहकर भी कुछ न बोल सका, सिर्फ डबडबाई आंखों से उसे देखता रहा। तुम्हें यह बताने के लिए कि उनकी जेबों में मैं क्या तलाश कर रही थी। मेरे चेहरे पर शायद जिज्ञासा के भाव उभर आए। उस वस्तु के बारे में मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। किसी अन्य को बताने से हाथ आया हुआ एक सूत्र बेकार जा सकता है। यहाँ इस वक्त शायद एक तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा यकीन कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे और साथ ही मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। कुछ कहने के लिए विभा ने अभी होंठ खोले ही थे कि किसी ने कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। हम दोनों का ध्यान भंग हो गया। विभा ने कहा, दरवाजा खोल दो। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक अधेड़ आयु का सुटेड बुटेड और आकर्षक सा नजर आने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने सम्मानित ढंग से विभा का अभिवादन किया। कहिए सावरकर अंकल, विभा ने प्रश्न किया। बहुरानी, मालिक का कहीं भी पता नहीं लग रहा है। विभा उछल सी पड़ी। क्या मतलब? हम सब हैरान हैं। वे मंदिर में कहीं भी नहीं है। हालांकि हर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, फिर भी मैंने प्रत्येक फैक्ट्री के ऑफिस में फोन किया। वे कहीं भी नहीं है। शायद वे जिंदलपुरम में ही नहीं है, वरना अभी तक मंदिर में पहुंच चुके होते। मैंने सभी से पूछा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उन्हें पिछले 6-7 घंटे में देखा हो। विभा का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं समझ सकता था कि यह सावरकर नाम का व्यक्ति इस परिवार का कोई खास कर्मचारी है और ये बातें अनूप के पिता गजेंद्र बहादुर के बारे में हो रही है। सावरकर की बातों ने मेरा माथा भी ठनका दिया। विभा बड़बड़ासी उठी। अजीब बात है, बाबूजी भला कहाँ चले गए? आपको इस अजीब बात की सूचना देनी मैंने जरूरी समझी। कुछ देर विभा चेहरे पर चिंता के ढेर सारे भाव लिए जाने क्या सोचती रही। फिर उसने कहा, सबको बाबूजी की तलाश में लगा दे सावरकर अंकल, और पुलिस को भी उनके गुम होने की सूचना दे दें। जो हुक्म बहुरानी। कहने के बाद सावरकर ने मुड़ना ही चाहा था कि ठहरिए सावरकर अंकल, विभा ने कहा। सावरकर ठिठक गया। विभा ने प्रश्न किया, क्या आपने कभी अपने अनूप बाबू के साथ ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका कद करीब 6.5 फीट लंबा हो, पतला दुबला, काले मोटे और भद्दे होठों वाला ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें अक्सर किसी तरह नशा करने की वजह से लाल रहती हो? जी नहीं बहुरानी, मैं इस हुलिये के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन अनूप बाबू द्वारा आत्महत्या की खबर सुनकर मैं आज फिर भौचक्का रह गया। फिर? चौंकती हुई विभा ने पूछा। फिर से क्या मतलब? ऐसा ही आज से 4 साल पहले हुआ था, जबकि मैंने इसी तरह अचानक ऑफिस में बैठे अलका बेटी द्वारा आत्महत्या करने की खबर सुनी थी। हाँ, फिर भी मैंने और मेरी तरह ही शायद दूसरे कुछ लोगों ने भी मन ही मन ये सोचा कि अलका बेटी जवान थी, सुंदर थी, संभव है उसे किसी युवक से प्यार हो गया हो। अपने प्यार की बात उसने मालिक और छोटे मालिक को बताई हो और उन्होंने उस युवक से अलका की शादी करने से इनकार कर दिया हो और इसी गम में अलका ने आत्महत्या कर ली हो। क्या आपके ऐसे सोचने के पीछे कोई आधार था? ऐसा कोई आधार नहीं था जिसे सबूत कहा जा सके। क्या मतलब? बुरा ना मानिएगा बहुरानी जी, सावरकर ने अपने दिल की बात कह दी। जब कोई जवान लड़की आत्महत्या कर ले और पुलिस तथा जासूसों की लाख कोशिशों के बाद भी वजह पता ना लगे तो लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं कि प्यार मोहब्बत का चक्कर रहा होगा। उस वक्त ऐसा सोचकर बहुत लोगों ने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली थी। मैं भी उन्हीं में से एक था। मन को ये सोचकर समझा लिया था कि बड़े मालिक और छोटे मालिक अलका की आत्महत्या की वजह जानते होंगे, केवल अपनी इज्जत की खातिर उसे प्रचारित नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, वैसी घटना आप लोगों के दिल में ऐसी धारणा बना ही देती है। मगर आज क्या?
अनूप बाबू ने आत्महत्या करके मेरी और शायद मेरे जैसे ही सैकड़ों लोगों की उस धारणा को बिखेर कर रख दिया है। थोड़ी चौंकती सी विभा ने पूछा, इस घटना का संबंध आप उस आत्महत्या से कैसे जोड़ रहे हैं? लगता है जिंदल परिवार के लोगों को आत्महत्या करने का जुनून सवार हो गया है। क्या मतलब? विभा पहले से कहीं ज्यादा बुरी तरह चौंकी। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? जिंदगी से निराश होकर। लोग निराश क्यों होते हैं? किसी अभाव की वजह से या अचानक लगे किसी शौक से। जिंदल परिवार के लोगों को भला क्या अभाव है? क्या शौक लग सकता है? और विशेष रूप से यदि छोटे मालिक की जिंदगी के बारे में सोचा जाए तो दूर दूर तक भी आत्महत्या की कोई वजह नजर नहीं आती। दुनिया की हर चीज उनके सिर्फ एक इशारे पर उनके कमरे में हाजिर हो सकती थी। आप जैसी पत्नी थी उनकी, और सुना है कि 7-8 महीने बाद नन्हे मालिक भी आने वाले हैं। ऐसी ढेर सारी खुशियों से घिरा व्यक्ति भला आत्महत्या क्यों करेगा? नहीं बहू रानी, दूर दूर तक भी कोई वजह नहीं है जिसे सोचकर हम उसी तरह खुद को भ्रमित कर लें जिस तरह अलका बेटी के आत्महत्या कर लेने पर किया था। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदल परिवार के लोगों को आत्महत्या करने की बीमारी हो गई है। ओ नो, आप जाने क्या क्या सोच रहे हैं सावरकर अंकल, विभा ने खुद को भावुक होने से रोकते हुए कहा। खैर, आप जाइए और जल्दी से बाबूजी का पता लगाने की कोशिश कीजिए। सावरकर चला गया। विभा जाने किन ख्यालों में गुम हो गई। शून्य में आंखें स्थिर किए जाने वो क्या सोच रही थी, जबकि मैं चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। सावरकर की बातों ने मेरे दिमाग को भी झकझोर सा डाला था। उसके बोलने से दूसरी बातों के अलावा मुझे ये भी पता लगा था कि विभा अनूप के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात मुझे पता भी लगी तो कैसे वातावरण में, तब जबकि मैं उसे मुबारकबाद भी नहीं दे सकता था। विभा, मैंने उसे धीरे से पुकारा। आहा, वो जैसे किसी स्वप्न से जागी हो। अगले ही पल संभल कर बोली, सॉरी, माफ करना वेद, कुछ देर के लिए मैं भूल गई थी कि कमरे में तुम भी मौजूद हो। क्या सोचने लगी थी? सावरकर अंकल इस हत्या को अलका बहन जी द्वारा 4 साल पहले की गई आत्महत्या से जोड़कर मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी खलबली मचा गए। मैं अलका के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वे कभी भावुक नहीं होते थे, किंतु अक्सर तब भावुक हो उठते थे जब अलका बहन जी का जिक्र आ जाता था। शायद वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी के 3 साल पहले ही अलका बहन जी ने आत्महत्या कर ली थी। मैं पूछा करती थी कि बहन जी ने ऐसा क्यों किया, तो बड़े मायूस से वे कहा करते थे, काश वे जान सकते, काश कोई जान सकता कि उस बेवकूफ ने ऐसा क्यों किया। कोई भी तो उसके दिल का दर्द नहीं जान सका था। मैं चुप रहा जबकि विभा कहती चली गई। सावरकर अंकल ठीक ही कह रहे थे। किसी जवान लड़की की आत्महत्या का कारण पता न लगने पर लोग अक्सर ऐसा सोच ही लेते हैं, मगर उस घटना को उन्होंने इस आत्महत्या से क्यों जोड़ा? क्या मतलब? मैं इसे आत्महत्या नहीं मानती वेद, यह हत्या का मामला है। उनकी मेज पर रखे फोन का रिसीवर क्रेडल पर नहीं रखा था। जाहिर है कि मरने से कुछ ही क्षण पूर्व उन्होंने किसी से बात की थी। सवाल ये उठता है कि किससे और क्या? संभव है कि किसी ने अनूप को फोन किया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। हम कमरे के बाहरी हॉल ही में बैठे थे। अगर किसी ने उन्हें फोन किया होता तो बेल की आवाज हमें जरूर आती। हमने बेल की कोई आवाज नहीं सुनी। जाहिर है कि किसी ने उन्हें नहीं, बल्कि खुद उन्होंने ही किसी को फोन किया था। मैं लाजवाब हो गया। इस सारे झमेले में मैं कुछ इस तरह फंसी कि बाबूजी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्या यह कम आश्चर्यजनक बात है वेद कि ऐसे समय में बाबूजी गायब हैं? आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि रहस्यपूर्ण भी, निसंदेह। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि यह मामला बहुत गहरा है। बाबूजी का गायब होना वाकई मुझे चिंतित किए दे रहा है। संभव है इस वक्त वो किसी खतरे में फंसे हुए हो। मुझे लगा कि जो विभा ऊपर से इस वक्त कठोर और सामान्य नजर आ रही है, असल में अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूटी हुई है और विचलित है, वरना मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो निराशा से भरा वाक्य कभी नहीं बोला करती, और इस वक्त तो वो ये भूली हुई थी कि सावरकर के आने से पहले मुझे कुछ बताने वाली थी। जो वो बताने वाली थी उसे जानने की तीव्र जिज्ञासा मेरे मन में मचल रही थी। इसलिए बोला, तुम मुझे ये बताने वाली थी कि लाश की जेब में तुम क्या? हाँ सॉरी, वो बात तो मेरे दिमाग से उतर ही गई। क्या था वो? एक हेयर पिन। हेयर पिन? मैं उछली तो पड़ा। हाँ, हेयर पिन।
विभा अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि कमरे का ढुलका हुआ दरवाजा भड़ाक से खुला। हम दोनों ने चौंक कर उधर देखा। दरवाजे पर खड़ा सावरकर हाँफ रहा था। उसका चेहरा फक था, बुरी तरह उड़ा हुआ रंग। बदहवासी किसी हालत में उसने कहा, मालिक मिल गए हैं। कहाँ है बाबूजी? वे ठीक तो है ना? नहीं। मैं कांप गया। विभा चीख सी पड़ी। क्या मतलब? क्या हुआ उन्हें? मालिक बेहोश हैं। क्या? मगर कहाँ है बाबूजी? इस वक्त वे हरिकेश बहादुर अस्पताल में हैं। उफ, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं सावरकर अंकल? आखिर एक ही सांस में क्यों नहीं बता देते कि बाबूजी कहाँ मिले? बेहोश कैसे हो गए? अभी अभी भारत शुगर मिल के जनरल मैनेजर मिस्टर एस रामनाथ का फोन आया था। वो हरिकेश अस्पताल से बोल रहा था। उसने बताया कि मालिक रुक्मणी पार्क में बेहोश अवस्था में मिले थे। उसने उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में पहुंचाया। कोई नहीं जानता कि वे कब और कैसे बेहोश हुए। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद होश में आने के बाद ही वे कुछ बता सकें। ओह, जल्दी कीजिए सावरकर अंकल, हमें अस्पताल पहुंचना है। विभा बुरी तरह व्यग्र और बेचैन उस कमरे के सामने गैलरी में टहल रही थी जिसमें गजेंद्र बहादुर थे। कमरे का दरवाजा बंद था। गैलरी में मेरे और सावरकर के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। सभी बेचैन, चिंतित और व्यग्रतापूर्वक बंद दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वे सभी जिंदल परिवार की किसी न किसी फर्म में कर्मचारी थे। विभा की मौजूदगी की वजह से वे सभी सम्मानपूर्वक हाथ बांधे खामोश खड़े थे। सभी के चेहरों पर दुख, दर्द के स्वाभाविक भाव थे। अच्छी खासी भीड़ के बावजूद गैलरी में सन्नाटा था, बहुत ही पैना सन्नाटा। इस भीड़ में एक तरफ भारत शुगर मिल का जनरल मैनेजर एस रामनाथन भी खड़ा था। वो एक पतला दुबला, तोते सी नाक, सांवले रंग, बड़ी बड़ी आंखों वाला करीब 5 फीट 6 इंच का लंबा युवक था। पतले होठों वाले रामनाथन की आयु 30 के करीब थी। विभा ने वहां पहुंचने पर सबसे पहले उसी से बात की थी। रामनाथन केवल इतना ही बता पाया था कि गाड़ी से रुक्मणी पार्क के सामने से गुजरते वक्त उसने पार्क में कुछ लोगों की भीड़ देखी। तभी एक व्यक्ति ने हाथ के इशारे से उसे कार रोकने के लिए कहा। उसने कार रोक ली। तब उस व्यक्ति ने बताया कि पार्क में गजेंद्र बहादुर जिंदल बेहोश अवस्था में पड़े हैं। सुनकर वो चौंक पड़ा, भागकर पार्क में पहुंचा। उसके बाद पहले उसने उन्हें यहां पहुंचाया, तब मंदिर फोन किया। अस्पताल में पुलिस और स्वयं आईजी भी पहुंच चुके थे। वे भी एक तरफ हाथ बांधे खामोश खड़े थे। सभी को गजेंद्र बहादुर जिंदल के होश में आने की प्रतीक्षा थी। होती भी क्यों नहीं। शायद मेरी तरह ही सब सोच रहे थे कि होश में आने पर वे निश्चय ही अपनी इतनी देर गायब होने और बेहोश होने की वजह बताएंगे। मैं अभी ये निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उनके बेहोश होने का संबंध अनूप की आत्महत्या या हत्या से है या नहीं। अचानक ही दरवाजा खुला। गैलरी में टहलती विभा ठिठकी और फिर उस तरफ लपक सी पड़ी। गले में टेलीस्कोप डाले डॉक्टर बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा वापस भिड़ा दिया था। उसके समीप पहुंचती हुई विभा ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? क्या बाबूजी को होश आ गया है? जी हाँ। डॉक्टर का अंदाज और लहजा बहुत ही सम्मानित था। थैंक्स गॉड, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ डॉक्टर। कहने के साथ ही विभा ने दरवाजे की तरफ लपकना चाहा था कि डॉक्टर सहम सा गया। कांपते हुए मैंने उसे साफ देखा था। फिर कुछ इस तरह बोला जैसे अपनी किसी बहुत बड़ी गलती के लिए माफी मांग रहा हो। माफ कीजिएगा बहुरानी, वे अभी अभी होश में आए हैं और उन्हें बताया नहीं गया है कि अनूप बाबू नहीं रहे। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कहने के बाद इस बार वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो गई थी। मगर बहुरानी, आपका लिबास, हकलाकर डॉक्टर ने जल्दी से कह दिया। विभा एकदम ठिठक गई। उफ, कहते हुए उसने दाएं हाथ का घूसा बहुत जोर से बाईं हथेली पर मारा। उसकी इस बेबसी पर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें डबडबा गई। मेरे सारे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। कसमसाकर आंखें फाड़े डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी विभा, जबकि डॉक्टर इस तरह खड़ा था जैसे विभा का मुजरिम हो। कई क्षण के लिए अजीब सी उत्तेजना का वातावरण बन गया। फिर विभा ने डॉक्टर से पूछा, होश में आने के बाद वे क्या कर रहे हैं? बार बार अनूप बाबू के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें उनसे मिलवाया जाए। ओह, इसका मतलब बाबूजी को उनके बारे में जरूर कुछ शक है। वे जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन वे क्या जानते हैं कैसे पता लगे? बड़बड़ाती हुई विभा ने शिकारी के जाल में फंसी हिरनी के समान चारों तरफ देखा और फिर बंदूक से छोटी गोली की तरह आईजी की तरफ बढ़ गई।
आईजी अंकल वो उनके निकट पहुंचते ही बोली, मुझे लगता है कि बाबूजी उनके हत्यारे के बारे में जरूर कुछ जानते हैं। प्लीज आप अंदर आइए और उनसे बयान लीजिए। आईजी साहब डॉक्टर के पास पहुंचे। उससे पूछा। डॉक्टर ने इस शर्त के साथ इजाजत दे दी कि उन्हें अनूप के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आईजी साहब कमरे के अंदर चले गए। दरवाजा पुनः बंद हो गया। गैलरी में मौजूद लोगों के दिल इतनी तेजी से धड़कने लगे जैसे निर्धारित समस्त धड़कनें अभी और इसी वक्त पूरी तरह कर लेना चाहते हो। विभा पुनः पहले से भी कहीं ज्यादा बेचैन सी गैलरी में टहलने लगी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि एकाएक वो ठिठकी और फिर बड़ी तेजी से फोन की तरफ बढ़ी। विभा ने रिसीवर उठाकर किसी का नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होते ही बोली, हेलो, मैं विभा बोल रही हूँ, जिंदलपुरम की बहुरानी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। 8 बजे से 1, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट पहले मंदिर से मिस्टर अनूप ने फोन पर किसी से कुछ बातें की थी। क्या आप बता सकती हैं कि वो फोन कहाँ किया गया था और क्या बातें हुई थी? दूसरी तरफ से पुनः कहा गया। विभा ने कहा, जितनी जल्दी हो सके पता करके मुझे इस फोन पर बताया जाए। अभी मैं यहीं हूँ। फोन नंबर लीजिए। ये नंबर हरिकेश बहादुर अस्पताल का है। फिर नंबर बताने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। 5 मिनट और गुजर गए। दिल में सवाल उठा कि आखिर इतनी देर तक आईजी साहब अंदर क्या कर रहे हैं, और अचानक ही मैं बुरी तरह उछल पड़ा। जिस्म के सभी मसामों ने एक साथ पसीना उगल दिया। चौंक सभी पड़े थे और चौंकने की वजह थी उस तनावपूर्ण सन्नाटे को झकझोर देने वाली फोन की बेल। फोन क्योंकि ठीक मेरे पीछे और अत्यंत समीप रखा था, इसलिए सबसे ज्यादा बुरी तरह मैं ही चौंका। विभा हवा के झोंके की तरफ फोन पर पहुंची। रिसीवर उठाकर कुछ देर तक वह दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज सुनती रही और कुछ देर बाद थैंक्स कहकर रिसीवर रख दिया। इधर उसने रिसीवर रखा था और उधर आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खुला। कहिए आईजी अंकल, क्या बाबूजी ने कोई बयान दिया? हाँ। जल्दी बताइए, क्या? उनका कहना है कि उस वक्त करीब 2:30 बजे थे जब वे अपनी गाड़ी से कपड़ा मिल से शुगर फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। तब चैपलिन रोड पर एक व्यक्ति ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने के लिए कहा। वो व्यक्ति 6.5 फुट लंबा और पतला दुबला था। लाल आंखों वाले उस व्यक्ति के होठ काले, मोटे और भद्दे थे, जिस्म पर काले कपड़े पहने हुए था। ओह, ये तो उसी संतरे वाले आदमी का हुलिया है। आईजी ने बात आगे बढ़ाई। क्योंकि गजेंद्र बहादुर जी स्वयं ही ड्राइव कर रहे थे और वो व्यक्ति लिफ्ट मांगने वाले अंदाज में रुकने के लिए कह रहा था, इसलिए उन्होंने गाड़ी रोक ली। उसने सुभाष चंद्र बोस मार्ग तक के लिए लिफ्ट की याचना की। उसने कहा था कि वहां अस्पताल में उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। आप जानती हैं कि शुगर फैक्ट्री सुभाष बोस मार्ग पर ही है, अतः जिंदल साहब ने उसकी परेशानी समझते हुए लिफ्ट देने में कोई बुराई नहीं समझी। फिर क्या हुआ? जिंदल साहब ने पिछला दरवाजा खोल दिया। वो गाड़ी में आ बैठा। अभी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी थी, यानी ज्यादा दूर नहीं निकली थी कि उस व्यक्ति ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर इनकी कनपट्टी पर रख दिया। ये बुरी तरह चौंक पड़े, जबकि सीट उसने खुद संभाल ली। अभी ये कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उसने बिजली किसी तेजी से रिवॉल्वर के दस्ते का वार इनकी कनपट्टी पर कर दिया। एक चीख के साथ ये बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गए। ओह, विभा के जबड़े कस गए थे। होश आने पर इन्होंने खुद को 3 कमरों वाले फ्लैट के एक कमरे में कुर्सी पर बंधे पाया। उनके चेहरे पर ढेर सारा पानी डालकर उन्हें होश में लाया गया। सामने वही व्यक्ति था। इस वक्त वो चेहरे पर पूरी दरिंदगी लिए ठहाके लगा लगा कर हंस रहा था। इन्होंने चीख कर उससे इस व्यवहार की वजह जाननी चाहिए, तो उसने केवल यही कहा कि वजह कुछ देर बाद खुद ही पता लग जाएगी। उसके बाद इन्हें उसी अवस्था में छोड़कर वो चला गया। कदाचित वो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद करके गया था। उत्सुक विभा ने पूछा, फिर क्या हुआ? उस वक्त करीब 3:45 बजे थे जब वही व्यक्ति पुनः कमरे में दाखिल हुआ। इस बार उसके साथ अनूप साहब भी थे। अनूप और जिंदल साहब वहां एक दूसरे को आमने सामने देखकर बुरी तरह चौंक पड़े। दोनों ने ही एक दूसरे को हैरत के साथ पुकारा था और अनूप साहब दौड़कर कुर्सी के साथ बंधे जिंदल साहब के नजदीक पहुंचे। उस वक्त लाल आंखों वाला ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अनूप साहब ने चौंकते हुए घूमकर उस तरफ देखा, परंतु तब तक वो जेब से रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान चुका था। गुस्से में अनूप साहब चीख पड़े, जोगा, इस हरकत का क्या मतलब है? ओह, तो संतरे वाले आदमी का नाम जोगा था? शायद। फिर क्या हुआ? वो हंसता रहा और दिल खोलकर हंसने के बाद बोला,
इस फ्लैट पर मैं तुम्हें केवल यही दिखाने लाया था अनूप। उम्मीद है कि तुम अपने पिता की वस्तुस्थिति से परिचित हो गए होंगे। मगर इस हरकत का मतलब क्या है? अभी समझाता हूं। कहने के साथ ही जोगा आगे बढ़ा और उसने अनूप की जेब से उसका पेन निकाल लिया। अपनी जेब से एक कागज निकाला और कागज पर एक आकृति बनाई। ये क्या है? कागज को देखते हुए अनूप ने पूछा। यह आकृति एक पहेली है और यह पहेली तुम्हें हल करनी है। लेकिन पहेली हल करने का इस बात से क्या मतलब? पहेली हल करने के लिए तुम्हें केवल 3.5 घंटे का समय दिया जाएगा और यदि तुम उन 3.5 घंटे में इस पहेली को हल नहीं कर सके तो तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया जाएगा। नहीं, अनूप साहब चीख पड़े। इतना ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने संतरा भी छील दिया जाएगा। नहीं जोगा, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अनूप साहब चीखे जरूर थे किंतु उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगले ही पल वे गिड़गिड़ा से उठे। ऐसा मत करना जोगा, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, लेकिन उस अवस्था में तुम्हें आत्महत्या कर लेनी होगी। जोगा? चीखो मत अनूप, गला खराब हो जाता है। दरअसल जो 2 बातें मैंने की है उनमें से एक तो होनी ही है। हाँ, उनमें से तुम क्या होना पसंद करते हो ये हम तुम्हारी इच्छा पर छोड़ते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं जोगा कि आखिर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? एक पहेली ही तो है, उसे तुम हल भी कर सकते हो उस सूरत में। किंतु आखिर क्या सनक है जोगा? सिर्फ एक पहेली के लिए तुम आखिर क्या है इस पहेली में? इस मामले में तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। केवल इतना ही समझ लो कि जो मैं कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे सफल होने पर ना ही संतरा छीलूंगा, ना तुम्हारे पिता को कत्ल करूंगा और ना ही तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, असफल होने पर इन दोनों कामों में से एक जरूर होगा। पसंद तुम्हारी रहेगी। एक बार अनूप साहब चाहकर भी कुछ ना बोल सके। उसने अपनी कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच में समय देखते हुए कहा, इस वक्त 4 बजे हैं। टैक्सी द्वारा यहाँ से मंदिर तक का रास्ता 15 मिनट का है, यानी तुम 4:30 के करीब मंदिर पहुंच जाओगे। 3.5 घंटे मैं तुम्हें इस फ्लैट में बैठा कर भी दे सकता था। तुम्हें आजाद छोड़ रहा हूं तो ये भी मैंने सोच ही लिया होगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। संतरा मेरी जेब में है और तुम्हारे यहाँ से निकलते ही मैं भी यहाँ ना रहूंगा, किसी गुप्त स्थान पर चला जाऊंगा। तुम्हारे पिता मेरे द्वारा खरीदे गए किराए के 2 गुंडों की निगरानी में यहीं रहेंगे। बेचारे वे 2 गुंडे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर यहाँ पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ से उन्हें तुम्हारे पिता की लाश और ज्यादा से ज्यादा वे 2 गुंडे मिलेंगे। उस अज्ञात स्थान पर रहकर भी मैं हर पल इस फ्लैट को नजर में रखूंगा। ऐसी कोई गड़बड़ महसूस करते ही मैं वहीं संतरा छीलना शुरू कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद तो यही है। जोगा के भद्दे होठों पर जहरीली मुस्कान थी। नहीं अनूप, तू इस कमीने की धमकी में क्यों आ रहा है बेटे? हमें मर जाने दे, मगर तू अपनी जिंदगी को खतरे में मत डाल। कुर्सी पर बंधे गजेंद्र पागलों की तरह चीख चीख कर ऐसे ही शब्द कहने लगे थे, किंतु अनूप ने उनकी एक न सुनी। जोगा से बोला, मुझे किस फोन नंबर पर सूचना देनी है? और तब जोगा ने अनूप साहब को नंबर बता दिया। आईजी ने कहा। सब कुछ सुनती हुई विभा का गुलाबी चेहरा किसी कोयले की तरह काला पड़ गया, पत्थर की तरह सख्त और खुरदरा। उसके जबड़े भिजे हुए थे, आंखों में आग बरस रही थी। विभा को उस अवस्था में देखकर आईजी तक के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो किसी नागिन के समान फुंफकारी। क्या वो नंबर बाबूजी ने सुना था? जी हाँ। क्या उन्हें नंबर याद रहा? यानी क्या उन्होंने आपको बताया? जी हाँ। विभा ने उसी मुद्रा में पूछा, क्या वो नंबर 557348 है? हाँ। अरे, आईजी साहब हैरत से उछल पड़े। मगर आपको ये नंबर कैसे मालूम? मरने से पहले उन्होंने इसी नंबर पर फोन किया था। विभा उसी पत्थर की तरह सख्त स्वर में कहती चली गई। फोन पर उन्होंने कहा था कि वे पहेली को हल करने में कामयाब नहीं रहे हैं और अपना वादा पूरा कर रहे हैं, अतः वह भी अपना वादा पूरा कर ले। खैर, आप बात आगे जारी रखिए। उसके बाद क्या हुआ? चकित निगाहों से विभा को देखते हुए आईजी ने कहा, उनका कहना है कि अनूप के वहां से जाते ही जोगा ने उन्हें बेहोश कर दिया। दोबारा होश में आने पर उन्होंने खुद को यहाँ पाया। वे नहीं जानते कि इस बीच में वो कहाँ रहे और क्या हुआ। वे बार बार अनूप साहब के बारे में पूछ रहे हैं। पागलों की तरह वे यही कहे जा रहे हैं कि उन्हें अनूप से मिलाया जाए।
क्या वे उस फ्लैट का पता जानते हैं जहां उन्हें ले जाया गया था? नहीं। अगर वे दोबारा उस फ्लैट के अंदर पहुंच जाए तो क्या उसे पहचान लेंगे? इस सवाल के जवाब में कहना है हाँ, लेकिन जिंदलपुरम में अनगिनत फ्लैट है। हम भला उन्हें किस किस फ्लैट के अंदर ले जाएंगे? फ्लैट का पता मैं जानती हूं। तो क्या? मगर कैसे? हैरतवश आईजी की आंखें फैल गई। मैंने एक्सचेंज से मालूम कर लिया है कि मरने से पहले उन्होंने किस नंबर के फोन पर किससे बातें की थी। एक्सचेंज से यह भी पता लग गया है कि उपरोक्त नंबर का फोन किस फ्लैट में है। अब बाबूजी को वहीं ले जाकर तो सिर्फ ये पुष्टि करानी है कि वो फ्लैट वही है जहां उन्हें कैद किया गया था या नंबर किसी दूसरे फ्लैट का दिया गया था। ओह, आईजी की जिज्ञासा दूर हुई। क्यों डॉक्टर? विभा ने समीप ही खड़े डॉक्टर से पूछा। सॉरी बहुरानी, दरअसल अभी। ओह, विभा के मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आई। खैर, फिलहाल उन्हें रहने दीजिए, हम ही चेक करते हैं। क्यों आईजी अंकल, आपकी क्या राय है? किंग करते हुए विमोड से आईजी ने कह दिया, यही ठीक रहेगा। चलिए। कहने के साथ ही विभा किसी सनसनाते तीर की तरह आगे बढ़ी। तो दोस्तों, ये था 3.5 घंटे नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।